everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 8 of the chapter Life Processes of Class 10 NCERT Biology. In the last video, we started the topic respiration, जिसमें हमने ये कोलैप्स तक रीड आउट कर लिया था और समझ लिया था अच्छे से. ठीक है, आज हमें इससे आगे का पढ़ना है. उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने वो वीडियोस पहले वाली नहीं देखी है, प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. उसमें भी हमने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड किया है और अच्छे से समझाया है. इससे आपको आगे समझने में इजी होगा. ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने शुरू किया था कि ह्यूमन बीइंग में एयर एंटर करता है थ्रू नोस्ट्रिल्स. फिर एयर हमारे नेजल कैविटी में आता है. नेजल कैविटी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना. उससे होगा क्या कि जो एयर एंटर करेगी लंग्स में, वो क्या होगी, डस्ट पार्टिकल्स फ्री होगी, बैक्टीरिया फ्री होगी, एंड फ्री ऑफ अदर फॉरेन बॉडीज भी होगी जो हमारी बॉडी को आगे जाके हार्म पहुंचा सकते हैं. उन सबसे ये फ्री कर देता है. बेसिकली कर क्या रहा है, क्लीन एयर को लंग्स तक पहुंचाना है, इसलिए पहले से ही उसे क्लीन कर रहे हैं नेजल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ एयर एंड म्यूकस. इन सबका फंक्शन यही है. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रही है. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes. लंग्स के अंदर क्या है, जो ये पैसेज है, पैसेज किसकी बात कर रहा है कि नेजल कैविटी के बाद ट्रैकिया आया था. ठीक है, ट्रैकिया में क्या था, कार्टिलेजिनस रिंग्स थे जो ट्रैकिया को प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स करने से जब अमाउंट ऑफ एयर कम होता है. ठीक है, तो जहाँ ये जो ट्रैकिया है ये ऐसे डिवाइड हो जाता है लंग्स के अंदर जाके. मान लीजिए लंग्स हैं फॉर टाइम बिंग, तो ये लंग्स के अंदर ऐसे ब्रांच फॉर्म्स में आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है. पहले तो ये यहीं डिवाइड हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे ब्रोंकाई हो जाएंगे. और आगे भी ये लंग्स के अंदर किस में डिवाइड हो जाएगा, और भी ब्रांचेस में, तो उन्हें ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे. ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके अंदर ये एंड हो रहे होते हैं एल्वियोलर सैक में. ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये रहा ब्रोंक्यूल, और ये अंदर एल्वियोलर सैक होते हैं, उनके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे. ठीक है, वैल्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स में जैसे कि इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये जो अंदर ये छोटे छोटे सेल्स टाइप दिख रहे हैं, ये हमारे एल्वियोलाई हैं, ये एल्वियोलर सैक है इतना बड़ा वाला, और ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स हैं. ठीक है, ब्रोंकाई भी दिख रहा है कि ये ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड हो गया इसमें. ठीक है ना, तो विच फाइनली टर्मिनेट इन वैल्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई, और सिंगुलर के लिए एल्वियोलस. एक एल्वियोलाई की बात करेंगे तो इसको हम एल्वियोलस बोलेंगे, और एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो एल्वियोलाई बोलेंगे. Alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. Alveoli का काम क्या है कि वो surface provide करता है किस लिए, exchange of gases के लिए. कौन सी gases, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ही बात हो रही है. of course the walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. जो alveoli की walls होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स, यानी बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स जो भी है. ठीक है, as we have seen in earlier years when we breathe in earlier years का मतलब जैसे कि हमने पिछले सालों में देखा, मतलब पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, अंदर लेते हैं, we lift our ribs, जो हमारे रिब्स होते हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं, और एंड फ्लैटन आर डायफ्राम, और जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है शेप में. डायफ्राम क्या होता है, ये रहा, ये लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है ना, ये देखो मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये डायफ्राम है. ये क्या होता है, थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को ये सेपरेट करता है. ठीक है, अच्छा अब, और हमने क्या देखा, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट, और जो चेस्ट कैविटी होती है वो बढ़ जाती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, अब इसकी वजह से क्या होगा, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर एयर क्या हो जाएगी, भर जाएगी, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई. और क्योंकि लंग्स में एयर भर जाएगी तो आगे किस में जाएगी, एल्वियोलाई में ही जाएगी लंग्स के अंदर. तो जो एल्वियोलाई एक्सपैंड हो चुके हैं वो भी उसमें जाके भी एयर भर जाएगी. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड एंटर किया है, ठीक है, क्या करेगा, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आएगा, बाकी सेल से लेकर आएगा कहाँ पे, एल्वियोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड को, टू फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई. और कहाँ रिलीज कर देगा, एल्वियोलाई में रिलीज कर देगा, किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो वो बाकी बॉडी पार्ट से लेके आया ब्लड. एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर, और जो एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसको वो ब्लड अब ले लेगा. कार्बन डाइऑक्साइड उसने एल्वियोलाई के पास छोड़ दी और ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई के पास थी वो ले ली.
इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, यही लिखा है, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। और अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है कहाँ पहुंचा देगा, ऑक्सीजन को अपने थ्रू दूसरे सेल्स में, बाकी बॉडी सेल्स में पहुंचा देगा। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, एक ब्रीदिंग साइकिल के दौरान क्या होता है, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब हम एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो ये ब्रीदिंग साइकिल है। द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो लंग्स के अंदर हमेशा ही एक अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है। ये नहीं कि हमने जब सांस बाहर छोड़ी है तो सारी जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, नहीं, कुछ अमाउंट रह जाता है एयर का अंदर, जिसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं एयर की। ये ऐसा क्यों होता है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब, जिससे कि ऑक्सीजन को एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए अब्जॉर्ब होने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी टाइम मिल जाए किस लिए, रिलीज होने के लिए आउट ऑफ द बॉडी। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, जब एनिमल्स का साइज बड़ा हो, मतलब कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स। द डिफ्यूजन प्रेशर अलोंग कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो सिर्फ डिफ्यूजन से जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो काफ़ी नहीं होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। इंस्टेड, बल्कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से इन द लंग्स, और लंग्स के पास ले जाते हैं, एंड कैरी टू टिश्यूज, और फिर उसके बाद टिश्यूज तक ले जाते हैं। कहाँ, कौन से टिश्यूज पे, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जो क्या है ऑक्सीजन में, जहाँ पे डेफिशिएंट हैं जो ऑक्सीजन में, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है जिन टिश्यूज के पास, उनको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं फिर बिफोर रिलीजिंग इट, उसे रिलीज करने से पहले, एयर को रिलीज करने से पहले उससे ऑक्सीजन ले ली और उन टिश्यूज तक पहुंचाया जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, तो ह्यूमन बीइंग में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसके पास बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होने की। ये ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होकर क्या बना लेता है, HbO2 बना लेता है मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर ये दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जहाँ पे इसे रिलीज करना है ऑक्सीजन को, वहाँ पे अब जाके ये डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन ऐसे ही टूट जाता है मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है कहाँ पे, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स ही, उनका रेड कलर होता ही इसकी पिगमेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही होता है, सभी को पता है ये बात। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, वो कम सोल्यूबल होती है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करें तो। एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, और इसीलिए ही वो जो मोस्टली ट्रांसपोर्ट की जाती है तो वो डिजॉल्व फॉर्म में की जाती है हमारे ब्लड में, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम डू यू नो वाला सेक्शन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग क्या है, हानिकारक है सेहत के लिए, ये इतने ऐड आते रहते हैं, ये आपको सभी को पता है। लंग कैंसर इज वन ऑफ कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, लंग कैंसर एक कॉमन कॉज है किस चीज़ का, डेथ्स का वर्ल्ड में। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो अपर पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो ये कहाँ की बात कर रहा है, नेजल कैविटी की ही बात कर रहा है, ठीक है। दीज सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स, ये सीलिया क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं जर्म्स को रिमूव करने के लिए, डस्ट को और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स, जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं फ्रॉम इनहेल्ड एयर, जो ये एयर हम एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उन सब में से, उसमें से जर्म्स को रिमूव करना, डस्ट पार्टिकल्स को और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को ये रिमूव करते हैं सीलियाज। स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर लंग्स। स्मोकिंग करने से क्या होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ये जो है हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं नेजल कैविटी में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो क्या होगा, अब ये डिस्ट्रॉइंग हो जाएंगे तो इनका कोई फंक्शन कैसे होगा, तो जर्म्स जो ये रिमूव कर रहा था, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव कर रहा था, वो रिमूव नहीं हो पाएगा, तो वो सारे जर्म्स, वो स्मोक और डस्ट, सारे हार्मफुल केमिकल्स जो हैं हमारे लंग्स में एंटर कर जाएंगे एंड कॉज इन्फेक्शन, और क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा लंग्स में, कफ होगा एंड इवन
लंग कैंसर भी होता है लोगों को, ठीक है, ये सभी को पता है बात, ये हमने पढ़ ली। अब डू यू नो वाले सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर हम एल्वियोलर सरफेस को स्प्रेड कर दें तो इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, तो कितने एरिया में फैल जाएगा वो, 80 मीटर स्क्वायर में। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी इज, तो आपको क्या लगता है कि आपके बॉडी का सरफेस एरिया कितना है। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस, तो क्योंकि हमने अब उस सरफेस को फैला दिया है और 80 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैल जाएगा वो, तो इससे क्या होगा, तो ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए। ठीक, बताइए बताइए। जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो हमने देख लिया 80 मीटर स्क्वायर होता है, तो जो ये एल्वियोलर सरफेस एरिया है ये कितना हो जाएगा, ये जो 80 मीटर स्क्वायर है ये जो हमारी स्किन का जो एरिया है उसके 50 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। इससे होगा क्या कि 3 सालों में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर हो पाएगा, तो यानी ऐसा नहीं होगा कि सरफेस एरिया अगर हम फैला देंगे तो हमारे को ज़्यादा जल्दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, नहीं, उल्टा हमारे को नुकसान ही होगा, ठीक है, इसलिए ये स्प्रेड आउट नहीं होता हमारी बॉडी में। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? जो ये डिफ्यूजन से ही अगर ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में मूव होती, तो जो ये एस्टिमेट किया गया है कि हमें वही 3 साल लगते हैं एक मॉलिक्यूल को, किसके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, टू गेट टू आर टोज फ्रॉम आर लंग्स, लंग्स से टोज तक, पैरों तक पहुंचने तक। आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन, तो इसलिए क्या आप खुश नहीं है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, अच्छी बात है कि हीमोग्लोबिन है, क्योंकि सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से सिर्फ 3 साल लगते हैं हमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लंग से पैरों तक पहुंचने में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैस में। अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्टिविटी 6.7, इसमें बोल रहे हैं विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। कुछ नहीं है, वो ये कह रहे हैं हेल्थ केयर में जाके अपनी लोकेलिटी में किसी भी हेल्थ सेंटर में जाइए, वहाँ पे हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो पता करना है। इज इट द सेम, क्या ये सेम होगा चिल्ड्रन में, अडल्ट में, मेल फीमेल दोनों में, या अलग अलग होगा रेंज, तो ये सब कुछ पता करना है। विजिट अ वेटनरी क्लिनिक, वेटनरी क्लिनिक मतलब जानवरों का क्लिनिक जहाँ पे पेट्स क्या एनिमल्स वगैरह का इलाज होता है, ठीक है। वहाँ पे भी जाके हमें यही कह रहे हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करो कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट की जो रेंज होती है वो एनिमल्स में सेम होती है क्या, सभी में, उसमें भी हमें देखना कि जो उनके यंग वंस होते हैं मेल फीमेल एनिमल्स में सब में सेम होता है या अलग होती है ये रेंज। तो बेसिकली करके क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स चाहे वो मेल फीमेल हो या यंग वंस हो, तो सब में रेंज अलग होगी या अलग या एक ही जैसी होगी, ये चेकआउट करना, तो ये सब आपको एक्टिविटी करनी है। हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन, तो डिफरेंस को अगर कुछ डिफरेंस होगा तो कैसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप चाहें तो कर सकते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, तो हमने पहले के सेक्शंस में मतलब देखा है, अभी इस एनसीईआरटी में भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था और ये प्रीवियस सेक्शन मतलब पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि जो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को एंड वेस्ट मटेरियल्स को इन आवर बॉडीज, हमारी बॉडी में फूड को, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्लास 9th में पढ़ा था कि जो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड, लिक्विड वाला, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, ब्लड के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर सेल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म, प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड,
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पिसल्स, जो ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा, रेड ब्लड सेल्स करेंगे। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, इन सब के अलावा भी और भी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सॉल्ट वगैरह, वो भी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। वी thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues। तो ये सब करने के लिए हमारे को चाहिए क्या, हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। अब वो पंपिंग ऑर्गन ये किसकी बात कर रहा है, हार्ट की बात कर रहा है, वही तो पंप करता है हमारी बॉडी में। किस लिए चाहिए वो, टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, जिससे कि वो ये ब्लड को पूरी बॉडी में पुश कर सके। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स भी चाहिए ऑर्गन के साथ साथ। टू रीच ऑल द टिश्यूज, जिससे कि भाई जो ये ब्लड है हर टिश्यूज में पहुंच सके। एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज, और एक सिस्टम होना चाहिए जिससे वो हमें ये इंश्योरिटी रहे कि ये क्या कहते हैं जो नेटवर्क है वो रिपेयर किया जा सकता है अगर डैमेज हो जाए कुछ तो पंपिंग ऑर्गन मतलब ये हार्ट की बात कर रहे हैं। नेटवर्क और ट्यूब्स मतलब ये आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, इन सब की बात कर रहे हैं। और सिस्टम कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो आवर पंप द हार्ट, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, कैसा ऑर्गन है वो, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ। क्या बोलते हैं हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मसल्स। और कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपना फंक्शन खुद ही कर रही होती हैं। हम उनके फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी करी तो हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा दिया, वो अपनी मर्जी से ही होते हैं, ठीक है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, कितना बड़ा होता है, जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतना बड़ा होता है, ठीक है। जितना साइज हमारी फिस्ट का होगा उतना ही साइज हमारे हार्ट का होगा। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करना होता है किसे, ब्लड को। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स, तो हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं अलग अलग। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों होते हैं अलग चैम्बर, जिससे कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को बचा सके मिक्स होने से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से, ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग अलग रख सके। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको पहले हमें लंग्स तक पहुंचाना है, ठीक है, फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, जिससे कि उसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा सकें और उसमें ऑक्सीजन आ सके, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, समझ आ रही है वर्ड, ऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन आ गया। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं था, क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है। अब हमने उसे लंग्स तक ले गए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करा दी, ऑक्सीजन ऐड करा दी, तो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में बन गया है उसे हम कहाँ ले जाएंगे अब, ठीक है, वापस हार्ट में हमें लाना है, जिससे कि हार्ट क्या करे, उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर सके टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यही बात बोल दी। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि 6.11 डायग्राम में दिया है, ये देखिए। ये सब मैं समझाऊंगी, नोट्स में भी दूंगी मैं आपको डायग्राम के थ्रू, तो आपको सब समझ आएगा। हम पहले रीड आउट करके पहले ये समझ लेते हैं यहाँ से। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है कहाँ से, लंग से जो आया है, टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, कहाँ पे आया है, लंग्स से हार्ट का जो अपर चैम्बर है जो कैसा है, थिन वॉल, जिसकी वॉल्स कैसी हैं, थिन है, ठीक है। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड में, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम कह रहे हैं, ऑरिकल्स भी बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोल दिया। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, जो ये लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आ रहा है तो वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और कलेक्ट कर लेता है ब्लड को। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, तो उससे क्या होगा,
जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो इससे नेक्स्ट चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल वो रिलैक्स करेगा, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, जिससे क्या हो, जो ब्लड है अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए। ठीक है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न, जब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी बारी में, द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। तो अब क्या होगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट करते ही पहले ये रिलैक्स हुआ तो लेफ्ट एट्रियम से इसके अंदर ब्लड आ गया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है इसके अंदर वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी में पंप आउट हो जाएगा थ्रू वेन्स, कैपिलरीज और वेरियस आर्टरीज। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। तो ये तो बात करी थी हमने ऑक्सीजन रिच ब्लड की। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, वो पूरी बॉडी से आएगा, कहाँ पे, अपर चैम्बर, ऊपर वाले चैम्बर में ही, लेकिन राइट साइड में। जो ऑक्सीजनेटेड था वो लेफ्ट साइड में आया था, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और उस वेंट्रिकल से वो कहाँ गया, पूरी बॉडी में गया। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी अपर चैम्बर में आ रहा है लेकिन राइट साइड में आएगा, जिसे हम राइट एट्रियम बोलेंगे। राइट एट्रियम क्या करता है, जैसे ही रिलैक्स करता है वैसे ही इसके अंदर ये ब्लड जो है एंटर कर जाता है डीऑक्सीजनेटेड वाला। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही अब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर होगा जिसे हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, वो क्या करेगा, डायलेट हो जाएगा, यानी कि वो रिलैक्स कर जाएगा। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, जिससे क्या होगा, अब ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स। अब ये जो है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो इसको पहले लंग्स तक ले जाने की ज़रूरत है जिससे कि ये ऑक्सीजनेटेड हो सके, इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके ऑक्सीजन ला सकें। तो इसको अब हमें लंग्स तक ले जाएंगे फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, तो हमने देखा कि दोनों ही बार चाहे लेफ्ट हो या राइट हो तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, ब्लड को पंप कर रहे हैं वेरियस ऑर्गन्स तक, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में करना हो, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे ऑर्गन यानी लंग्स तक भेजना हो। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स, तो इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, वेंट्रिकल्स की थिक होती हैं और एट्रियम की हमने देखा था थिन होती हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये भी। वॉल्स देन दी एंड एट्रिया डू, वही एट्रियम जितने हैं उनकी वॉल्स थिन होती है, इनकी थिक होती है इस कंपैरिजन में। एट्रिया मतलब वही, एट्रियम सिंगुलर के लिए, एट्रिया प्लूरल के लिए, दो के लिए एट्रिया, सिंगुलर के लिए एट्रियम। वेल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जो इसमें जो है वेल्व प्रेजेंट होता है, बाइकैस्पिड वेल्व्स और ट्राइकैस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है दोनों ही एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ही। तो वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो वापस फ्लो ना कर जाए एक दूसरे में। ठीक है, जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया। तो ये वेल्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, हमारा ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, और ये कैसे हैं, थिन वॉल्ड होंगे। ये नीचे वाले क्या हैं, वेंट्रिकल्स हैं, ये कैसे होंगे, थिक वॉल्ड होंगे। ठीक है, अब आते हैं, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर एंटर करेगा लंग्स में। ठीक है, क्योंकि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गए हैं ना लंग्स तक, जिससे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करा सकें और ऑक्सीजन ब्लड में एंटर कर सके। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। ये हमने बात अभी ऊपर पढ़ी है अभी जस्ट, कि जो सेपरेशन होता है राइट और लेफ्ट साइड में हार्ट में, वो इसलिए होता है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग से बचाया जा सके। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इससे क्या होता है, तो मिक्स नहीं होगा ब्लड, तो एक हाईली एफिशिएंट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पहुंचाया जाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, और अच्छे से ऑक्सीजन जो है सभी बॉडी पार्ट्स को मिल जाती है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। ये किसके लिए यूजफुल है, ऐसे एनिमल्स जिनके एनर्जी नीड्स कैसी हैं, ज़्यादा हैं, सच एज बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। मैमल्स क्या होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। Such as birds and mammals
विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्यों इनकी एनर्जी नीड्स हाई होती हैं? क्योंकि इन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, लेकिन जो एनिमल्स एनर्जी को बॉडी टेम्परेचर के मेंटेन करने के लिए यूज नहीं करती हैं, ठीक है, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उस पे। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं? एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में ही रहते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग एक एम्फीबियन है। और मैनी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी हैं जितने भी, वो क्या होते हैं? उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। उनका हार्ट कैसा होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का? 3 चैम्बर्स का होता है। अभी हमने ह्यूमंस का देखा था, इसमें 4 चैम्बर्स थे, 2 एट्रियम थे और 2 वेंट्रिकल्स थे, तो 4 हो गए। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? 3 चैम्बर्स हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। और इसमें ये अगर ब्लड मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तो ये टॉलरेट कर जाते हैं, ठीक है। फिशेज ऑन दी अदर हैंड हैव 2 चैम्बर टू देयर हार्ट्स, ठीक है। तो फिशेज में क्या होता है? उसके हार्ट में सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं कि किस किस में कितने कितने चैम्बर का हार्ट है। ये आगे तक पूछा जाता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देते हैं जिसमें साइंस बायोलॉजी वगैरह आती है तो, ठीक है। तो हमने देखा ह्यूमंस में 4 चैम्बर हार्ट था, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बता रहे हैं 3 चैम्बर हार्ट है, और फिशेज में कितना है? 2 चैम्बर्स हैं, ठीक है, हार्ट में। एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। और ब्लड कहाँ पंप किया जाएगा? गिल्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिल्स क्या काम करती हैं? जो काम लंग्स हमारी बॉडी में करती हैं वो फिशेस के अंदर गिल्स करते हैं। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे भी अगर एयर को और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना है तो हमें कहाँ ले जाना होगा? फिशेस में कहाँ जाएगा ब्लड? गिल्स पे जाएगा। इस ऑक्सीजनेटेड एयर, देखा ये लिखा है यहाँ पे, एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फिर गिल्स के बाद वो ब्लड कहाँ पास किया दिया जाता है? दोबारा हार्ट में ना जाकर सीधा बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। हमारे ह्यूमंस में क्या हो रहा था? लंग्स में जा रहा था, फिर वापस हार्ट में आ रहा था, फिर हार्ट पंप करके हार्ट जो है उस ब्लड को पंप करेगा दूसरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिश में क्या हुआ है? गिल्स में गया, ऑक्सीजनेट हुआ ब्लड, उसके बाद वो सीधा बॉडी पार्ट्स में उसने पहुंचा दिया, दोबारा हार्ट पे नहीं जा रहा वो। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। इसलिए क्या हुआ? ब्लड जो है सिर्फ एक ही बार जो है फिश में हार्ट में गया है ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी, एक साइकिल में। और हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या रहा था? 2 बार जा रहा था। एक तो पहली बार तो आया ही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उसने कैरी किया बॉडी पार्ट से हार्ट में आया, फिर हार्ट से लंग्स में गया। फिर लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो दोबारा हार्ट के पास आएगा और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट पंप आउट कर देगा दूसरे बॉडी पार्ट्स में। तो 2 बार आता है हार्ट के पास, और फिश में सिर्फ 1 बार आ रहा है एक साइकिल में, और हमारे में एक साइकिल में 2 बार आ रहा है हार्ट में। ऑन दी अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। दूसरे वर्टिब्रेट्स में देखा जाए, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं और भी होते हैं, तो क्या हो रहा है? एक साइकिल में वो 2 बार हार्ट के पास आ रहा है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसलिए हम उसको बोल देते हैं ह्यूमन बीइंग्स में कि डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है डायग्राम। ये देखिए लंग कैपिलरीज हैं, ये वेन्स है ब्लू कलर में दिखाई है, मतलब कि वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, इसको इसलिए हमें ब्लू ब्लू कलर से शो किया है। और आर्टरी क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, इसलिए इसको रेड कलर में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करेंगी? कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन्स में है। जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के टिश्यूज से जाएगा कहाँ पे? फ्रॉम बॉडी टू, ये वेना कवा प्रेजेंट होते हैं हार्ट में ही, वो वेन्स होती हैं जो ब्लड को कलेक्ट करती हैं कहाँ से? दूसरे बाकी सभी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। उसको कर लिया, हार्ट में गया यहाँ से इसके थ्रू। अब हार्ट से कहाँ जा रहा है? लंग्स में जाएगा। लंग्स में कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ से हार्ट से लंग्स तक ले जाएगी वो कौन ले जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी। अच्छा, लेकिन ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने कहा था कि आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है।
जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और जो पल्मोनरी वेन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो ये दोनों नाम जो है एक्सेप्शन है। पल्मोनरी लग गया आर्टरी के आगे तो उसका फंक्शन अलग हो जाएगा, वेन वाला हो जाएगा, और पल्मोनरी वेन लग गया तो उसका फंक्शन हम आर्टरी वाला बोलेंगे। बस यही दोनों अलग हैं, बाकी जो भी आर्टरी और जो भी वेन है वो उनका यही है कि वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी और आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। एक्सेप्शन दोनों की बता दी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये नाम याद होना चाहिए। अब यहाँ पे जब ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, ब्लड, तो अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में फिर से आएगा, हार्ट फिर पंप करेगा इस ब्लड को बॉडीज में। ठीक है, बॉडी में कहाँ जा रहा होगा, किसके थ्रू जा रहा होगा, आर्टरीज के थ्रू जा रहा होगा, कैपिलरीज के थ्रू जा रहा होगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ आ गई, सिंपल बात है ये। क्या देखा हमने डबल सर्कुलेशन में, पहले पूरे बॉडी पार्ट से वेन्स के थ्रू हार्ट में आएगा ब्लड, जो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर हार्ट जो है उसे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचाएगा, लंग्स में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, और फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है लंग से हार्ट में पहुंचाएगी, और हार्ट क्या करेगा, अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा with the help of arteries to other parts of the body to each and every cell of the body। तो इसलिए एक ही साइकिल में हार्ट के पास 2 बार ब्लड आ रहा है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट करता है, लगाता है किस पे, ब्लड वेसल्स की वॉल पे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ये प्रेशर जो है आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन्स के कंपैरिजन में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जो प्रेशर होता है ब्लड का किसमें, आर्टरी में, कब, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, यानी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg, मतलब मरकरी। मरकरी जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मेनोमीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास गए हो, कभी ब्लड प्रेशर किसी ने मेजर करवाया हो या किसी को देखा हो करवाते हैं, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम स्फिग्मेनोमीटर बोलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर वो मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें वो जो लिक्विड ऊपर जा रहा होता है वो क्या होता है, वो जो सिल्वरी सा लिक्विड होता है वो मरकरी होती है। ठीक है, इसलिए हम उसे ये देख रहे हैं कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक प्रेशर में कौन सा था, जब जो है वेंट्रिकल्स हमारे क्या हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे, और ये सिस्टोलिक में क्या हो रहा था, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो रेंज लिखी होती है कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल, 80/120। ठीक है, तो लोअर रेंज 80 और अपर रेंज 120 होनी चाहिए, तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन है तो यानी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बताया डायग्राम में, एक मिनट। ब्लड प्रेशर 120/80, 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है, टू बी मेजर्ड। तो ये देख रहे होगा, ये रबर कफ होता है जिसमें वो ऐसे एयर पास करवाते हैं, एयर फिल करवाते हैं, जो दबाते हैं, और ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं इसको भी। और क्या है, प्रेशर इन कफ अबव 120, आर्टरी क्लोज्ड। ठीक, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे, ये जो हमने बांध दिया, इसकी वजह से यहाँ से जब ब्लड यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे आर्टरी क्लोज कर दी है हमने। प्रेशर इन कफ बिलो 120, जब प्रेशर 120 से कम कर देंगे, बिलो कर देंगे, तो ये जो है यहाँ पे ये आने लगेगा।
साउंड ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप, तो जैसे ही ब्लड यहाँ से ऐसे पास करेगा तो एक साउंड हमें स्टेथोस्कोप के थ्रू पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाता है डॉक्टर, ये अपने ईयर्स में लगाता है, तो नोट करता है, जैसे ही उसको साउंड सुनाई देती है तो वो नोट करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कहाँ, जब साउंड आई है तो ये कहाँ पे था पॉइंट, ठीक है। प्रेशर इन कफ बिलो 80, साउंड स्टॉप, जैसे ही प्रेशर बिलो 80 आता है तो साउंड जो स्टॉप होती है, तो इसको भी नोट करता है कि भाई हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के लिए कहाँ कहाँ पे हमें साउंड सुनाई दी, उसी से हम मेजर करते हैं कि हमारा प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर। So high blood pressure is also called hypertension and is caused by the constriction of arterioles which results in increased resistance of blood flow। जब जिनका ब्लड प्रेशर हाई आता है उसे हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन आने की वजह से ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जिसमें क्या होता है ब्लड फ्लो को में जो है रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाती है, रुकावटें आने लगती हैं। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, और उससे क्या हो सकता है, जितना प्रेशर पड़ेगा ब्लड सही से फ्लो नहीं करेगा, उतना कोशिश करेंगी आर्टरीज ब्लड को अपने आप को फोर्स करेंगी ब्लड को फ्लो कराने के लिए, तो उससे क्या होगा, रप्चर भी हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है हमारी बॉडी में। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो ट्यूब्स की बात की थी ना, एक ऑर्गन होना चाहिए था, ट्यूब्स होनी चाहिए, ट्यूब्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स मतलब arteries, veins, capillaries, arterioles, ये सब। Arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body। Arteries वो vessels हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से, हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। वही तो देखा था अभी हमने कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट पंप करेगा, उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए क्या चाहिए होंगी, आर्टरीज चाहिए होंगी, तो वो क्या कर रही हैं, हार्ट से दूर ले जा रही हैं ब्लड को, कहाँ पे, दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। तो कैसा ब्लड कर रही होंगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर रही होंगी। सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि ये जो ब्लड है वो कैसे आया, हार्ट से हाई प्रेशर के अंडर आया। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, इसलिए जो है आर्टरीज जो है उनके में वॉल्स कैसी होती हैं, थिक और इलास्टिक होती हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ देखा था द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ब्लड प्रेशर, कि जो प्रेशर होता है ब्लड का इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टम, हो गया, सॉरी, जो प्रेशर होता है जो ज़्यादा होता है आर्टरीज में वेन्स के मुकाबले, ठीक है। तो अब जो प्रेशर होता है वेन आर्टरीज में वेन्स के मुकाबले ज़्यादा होता है, इस वजह से ही इनकी वॉल्स जो है थिक और इलास्टिक होती हैं, जिससे कि ये इस प्रेशर को झेल सके। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स का क्या काम है, वही कि ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करना है और कहाँ तक लाना है, हार्ट तक लाना है। तो ये कैसा ब्लड कर रही होंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रही होंगी कैरी, ठीक है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, तो इनको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड जो है अंडर प्रेशर नहीं है, क्योंकि अभी ये हार्ट के पास ले जा रही हैं, ठीक है। इंस्टेंट दे हैव वेल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, बल्कि इनके अंदर वेल्व्स होते हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि जो ब्लड है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जब द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, जब वो ऑर्गन या टिश्यू में पहुंच जाती है आर्टरी तो वो डिवाइड हो जाती है और भी स्मॉलर वेसल्स में, टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद द ऑल द इंडिविजुअल सेल, जिससे कि वो हर एक इंडिविजुअल सेल, हर एक सेल में पहुंचा सके, ब्लड पहुंच सके, ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट होते हैं, ये जो स्मॉलर वेसल्स में जाते हैं तो उन्हें आर्टरियोल्स भी बोलते हैं, और उससे भी स्मॉलर में चले जाएंगे तो वो कैपिलरीज हो जाएंगी। अभी हमने ऊपर आर्टरियोल्स पढ़ा था, तो वो आर्टरीज की वही है कि स्मॉलर पार्ट्स में जब वो डिवाइड हो जाती है तो आर्टरियोल्स हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाएगी तो वो कैपिलरीज हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक, जो सबसे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, उनकी वॉल्स ऐसी हैं जो सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं, उनकी लेयर्स में सिर्फ 1 सेल की लेयर होती है, मतलब 1 सेल की, यानी डबल ट्रिपल लेयर है, एक ही लेयर होगी एक एक सेल की। एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, उनको हम बोलेंगे कैपिलरीज, ये स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं।
ये ध्यान रखना है। और कैसी वॉल्स होती है इनकी? 1 सेल थिक वॉल होती है, थिकनेस इनकी सिर्फ 1 सेल की होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। तो जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का सेल्स और सेल्स के सराउंडिंग में और ब्लड के बीच में, वो किसके थ्रू होता है? ये इन थिन वॉल्स के अक्रॉस ही होगा। किसकी थिन वॉल्स? कैपिलरीज की। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। और जो ये कैपिलरीज हैं फिर क्या करती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं आपस में और क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। क्यों बनाती हैं ऐसा? जिससे कि वो ब्लड को ले जा सके अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यूज से दूर ले जा सकें। किस लिए? अब वेन्स की बात बोल रही है तो वेन्स क्या ऐसा कर रही होंगी? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑर्गन से हार्ट तक ले जा सकें। फिर हार्ट क्या करेगा? लंग्स तक पहुंचाएगा उसे। फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा वो ब्लड, फिर लंग्स से फिर से हार्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यूज और ऑर्गन्स में आ जाएगा। यही बात हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। What happens if this system of tubes develops a leak? क्या हो जाए अगर ये जो ट्यूब्स हैं इनमें कोई लीकेज वगैरह हो जाए, ठीक है, कोई रप्चर हो जाए तो लीक होने लगेगा ब्लड। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, हमारे चोट लग जाती है तो हमारे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो तब क्या होता है? तब वही होता है, वेन्स आर्टरीज जो हमारी हैं वो उन्हीं में तो इंजरी हुई है, वहीं से तो ब्लड निकलेगा। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। तो इसलिए हमें वो जो ब्लड निकल रहा है उसको, उसके फ्लो को बचाना होगा, लॉस नहीं होने देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, ठीक है ना, उसे कम से कम रखना चाहिए कि भाई ब्लड जो है ज़्यादा ना बहे। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। ब्लड तो लॉस होगा ही इंजरी से, साथ ही साथ लीकेज की वजह से होगा क्या कि प्रेशर भी जो है लॉस होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा ये जो पंपिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए ब्लड के अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। तो ये प्लेटलेट सेल्स का काम क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर लीकेज होती है हमारी बॉडी में तो उसको ये क्या करते हैं? बंद करते हैं, वहाँ जाके क्लॉट बना लेते हैं ब्लड का, जिससे कि जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ से ब्लड बह रहा है वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, जिससे क्या होगा? ब्लड बहना बंद हो जाएगा। जब भी हमारे चोट लगती है तो हमारे ऊपर एक कवरिंग सी आ जाती है ना चोट पे, रेड कलर की, ठीक है, तो वो क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है। वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है, जिससे क्या होता है? हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक। lymph, there is another type of fluid also involved in transportation। lymph क्या है? एक another type है fluid, ठीक है, जिसका काम क्या है? वो भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड lymph और टिश्यू फ्लूइड, इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। दो द pores through the pores present in the walls of capillaries some amount of plasma। जो कुछ पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? कैपिलरीज की वॉल्स में। तो उनके उन पोर्स के थ्रू, उन छेद के थ्रू क्या होता है, जो कुछ अमाउंट जो है प्लाज्मा का, प्रोटीन्स का एंड ब्लड सेल्स का एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो कुछ अमाउंट जो है प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स का कहाँ जाता है? जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, जो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ आ जाता है, इन द टिश्यू के अंदर, टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। जो और क्या बना देते हैं? टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बन जाता है वो। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ये जो है लिम्फ जो है सिमिलर होता है प्लाज्मा के, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसी के सिमिलर होता है, बट कलरलेस। लेकिन ये कैसा होगा? ये कलरलेस होगा एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, और इसमें जो है कम प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम दी इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस में लिम्फ प्रेजेंट था, अभी हमने देखा कैसे, ठीक है, एंड वो क्या हो जाएगा? अब लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस के से। इंटरसेलुलर स्पेस में लिम्फ प्रेजेंट है, अब वो वहाँ से लिम्फेटिक कैपिलरीज में पहुँच जाएगा विद ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। जो कैपिलरीज क्या करती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं?
लार्ज लिम्फ वेसल्स बना लेते हैं दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, जो फाइनली किस में ओपन होते हैं, लार्जर वेन्स में जाके ओपन होते हैं। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, लिम्फ क्या कैरी करता है, जो भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से लेता है, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और क्या करता है, जितना भी एक्सेस फ्लूइड है, ठीक है, किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसको जो है वापस ब्लड में पहुंचा देता है। ठीक, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, जितना भी पार्ट इसका बचा है। तब तक के लिए आप अभी तक जितना भी पढ़ा है प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।